Hello students, so now we are going to start our new chapter for our 8th class और ये आपका चैप्टर नेम है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी का सिंपल सा अर्थ है जो आप कंप्यूटर की दुनिया में जो भी आप काम करते हो अपने लैपटॉप को उसको किस तरीके से आप सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, सिक्योर किससे करना है। अब आज जैसे ह्यूमन बींग्स हैं जो कि अब सोशल अपने यार लाइफ में जो रहते हैं सभी इंसान, अब हमको किसी से अगर बात करनी है या किसी से कोई काम करना है तो हमें बहुत ही पोलाइट रहना पड़ता है। अपने जो शब्द हैं उसका चयन बहुत सोच समझ के करना होता है कि हमें किससे क्या बात करनी है, क्या वर्ड किसी को बुरा ना लग जाए या किसी चीज़ का क्या चीज़ किसको शेयर करनी है क्या नहीं करनी है, कौन हमारे लिए बुरा है कौन नहीं। सेम उसी तरीके से हमारे कंप्यूटर में भी इसी तरीके से हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि हमारा जो डेटा है, हमारी जो सारी कॉन्फिडेंशियल फाइल है वो चीज़ सिक्योर रहें। किसको क्या चीज़ शेयर करनी है, कैसे करनी है, कौन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कौन नहीं है, इसका भी हमें ख्याल रखना होता है। लेकिन आज के टाइम में क्या है, जो लोग कंप्यूटर की थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन गेन कर लेते हैं तो कुछ तो ऐसे लोग हैं जो उसका अच्छे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ हमारे ऐसे भी हैं जो उसका मिसयूज भी करते हैं। सारी जो नॉलेज जो उन्होंने गेन की है उसका वो लोग मिसयूज भी क्रिएट करते हैं। उन्हीं के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो पहला है हमारा प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म क्या होता है उसके बारे में बता देता हूँ। मतलब एक ऐसा एक्ट है जो अब किसी भी इंसान के आइडिया को या उसके वर्ड को या उसके डेटा को खुद अपना क्लेम करता है। यानी कि अगर मैंने किसी का डेटा, किसी का म्यूजिक हो या किसी का फोटो हो, इंटरनेट के थ्रू उसका एक कॉपी मैंने खुद शो कर रहा हूँ और ये मैं जता रहा हूँ कि ये मैंने बनाया है, वो आता है इस कैटेगरी में जिसका नाम है प्लेगरिज्म। मैनी टाइम कई बार तुमने देखा होगा जैसे वन कॉपी इंफॉर्मेशन अगर किसी फ्रॉम इंटरनेट से आप डाउनलोड कर लेते हो और अपने किसी प्रोजेक्ट में या किसी वर्क में आप उसे इनेबल कर देते हो तो ये एक इलीगल माना जाता है कंप्यूटर में कॉपीराइट। तो जिस बंदे ने इसको ओरिजिनली बनाया है वो चाहे तो आपका कॉपीराइट क्लेम कर सकता है और उसके रिगार्डिंग आपको जेल भी हो सकती है। और गवर्नमेंट ने इसी तरीके से इसमें लॉ भी बनाए हुए हैं पूरे, कोई किसी का डेटा विदाउट उसकी परमिशन वो नहीं ले सकता। तो अब प्लेगरिज्म भी कुछ तरीके के अलग अलग डिफ्रेंशिएट किए गए हैं उनको। जैसे कि डायरेक्ट, डायरेक्ट में क्या होता है कि विदाउट एनी परमिशन किसी ने किसी का डेटा कॉपी किया नेट पे से और पेस्ट कर दिया। देखिए डेटा का मतलब यहाँ ये नहीं कि कोई ऐसे टेक्स्ट लिखा हुआ है। जैसे किसी ने म्यूजिक कंपोज किया टी सीरीज वालों ने और मैंने उस टी सीरीज वाले का डाउनलोड किया और अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया, तो ये भी क्या है एक तरीके का फ्रॉड ही है जो कि मैंने विदाउट किसी का कॉपीराइट क्लेम करके विदाउट इंफॉर्मेशन उसके बिना उससे जानकारी बता के मैंने उसका डेटे को अपने वेबसाइट पे लॉन्च कर दिया। उसी तरीके से हमारे उसी को कहते हैं यहाँ पर डेटा को कॉपी करना, डायरेक्ट प्लेगरिज्म। एक आता है हमारा सेल्फ। सेल्फ में क्या होता है कि आप किसी के डेटा को अपना बताते हो विदाउट परमिशन और कंट्रीब्यूशन। मतलब कि अब मान लो किसी एक म्यूजिक का किसी ने कंपोज किया, मैं अभी एग्जांपल एक म्यूजिक से ही दे रहा हूँ वो ज़्यादा आपके क्लियर हो पाएगा। अब आपने किसी का म्यूजिक आपने इंस्टॉल किया लेकिन उसमें जो दो पार्टनर थे, ठीक है, किसी ने बनाया म्यूजिक उसमें दो लोग थे जो उसके मालिक थे। अब एक से आपने परमिशन ले लिया एक से नहीं लिया, तो वो चीज भी आप पर, वो दूसरा बंदा भी आप पर क्लेम कर सकता है, तो वो भी इसके अंदर आता है प्लेगरिज्म के अंदर। उसके बाद आता है मोएसिस प्लेगरिज्म। इसके अंदर क्या होता है कि सेम स्ट्रक्चर, ओरिजिनल वर्क को आप कॉपी कर लेते हो, ठीक है, सेम, और उसका आप अपनी वेबसाइट पे अपलोड करते हो। उसका जो मीनिंग है वो पूरा आप सेम रखते हो लेकिन उसके टेक्स्ट को सिनोनिम के थ्रू आप उसे चेंज कर देते हो। ठीक है, इसको पैच राइटिंग के नाम से भी जाना जाता है। मोएसिस प्लेगरिज्म का मतलब होता है कि आपने किसी का पूरा ब्लॉग चुरा लिया, किसी का पूरा डेटा आपने चुराया लेकिन उसके सिर्फ वर्ड चेंज कर दिया आपने, उसके टेक्स्ट बदल दिया, उसकी इमेजेस बदल दी लेकिन पूरा मीनिंग वही था। ठीक है, वो चीज भी इसके अंदर आता है। एक्सीडेंटल फिर हमारा प्लेगरिज्म, जिसके अंदर आप ये चीज नहीं जताते हो कि ये किसके द्वारा बनाया गया सोर्स। यानी कि आपने किसी का म्यूजिक आपने इंस्टॉल कर लिया और आपने अपने चैनल पे उसको डाल दिया, तो वो आपका एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म में आता है जिसके रिगार्डिंग आपको कॉपीराइट क्लेम करना होता है। यानी कि आपको ये बताना पड़ता है कि ये किस द्वारा किस कंपोज किया है, किस वाली एल्बम का है,
पूरी उसकी डिटेल आपको मेंशन करनी होती है। तो ये सारे आपके इस तरीके से ये फ्रॉड होते हैं, ये प्लेगरिज्म के अंदर ये काउंट होते हैं। और ये सब तोड़ने के रिगार्डिंग इसके पनिशमेंट भी है, बाकायदा इसका लॉ भी बनाया हुआ है और इसके रिगार्डिंग आपको जेल भी हो सकती है। ठीक है। और डोंट फॉरगेट, अगर किसी के बारे में अगर आप अपनी जानकारी किसी से लेकर और डाल रहे हो तो आप इस चीज़ का मेक श्योर करो कि उसके बारे में पूरा रिसर्च कर लो और पूरा आपके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरा क्लियर होना चाहिए। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी का हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी का मतलब अगर मैं सिंपल में बताऊं तो स्टीलिंग यानी कि चुराना होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को इलीगल तरीके से। यानी कि अब मार्केट है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, वो अपने सॉफ्टवेयर्स बनाती है, एमएस वर्ड बनाती है, एक्सेल बनाती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं उसको नेट से तुरंत डाउनलोड कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो कंपनी फ्री में आपको प्रोवाइड कर रही है? नहीं, वो आप इलीगल तरीके से इंटरनेट के थ्रू आप उसे डाउनलोड कर रहे हो। वो क्या होता है, आपका सॉफ्टवेयर पायरेसी होता है। अब वो लोग करते कौन है, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो लोग एक लाइसेंस ले लेते हैं। जैसे मैंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी से ओरिजिनली खरीद लिया 2000 में या 3000 में या 4000 में मैंने खरीद लिया, लेकिन मैंने क्या करा, उसको वेबसाइट पे अपलोड कर दिया। ठीक है, जब वेबसाइट पे अपलोड कर दिया मैंने अपनी पे, अब मैं हर किसी को वो सॉफ्टवेयर फ्री में परचेज करवा रहा हूँ और जस्ट उसको लाइसेंस सेल करके। तो ये भी आपका एक पायरेसी में आता है सॉफ्टवेयर का। इसके रिगार्डिंग भी एक लाइसेंस जनरेट किया गया है EULA करके। ठीक है, ये सारी जो हम पढ़ रहे हैं वो आपकी साइबर सिक्योरिटी के अंदर ही है, कंप्यूटर्स के एथिक्स के बारे में ही है। अब आते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी भी आपके अलग अलग तरीके की है। एक होती है सॉफ्ट लिफ्टिंग। सॉफ्ट लिफ्टिंग का होता है वो किसी से उधार ले लेना और उसकी कॉपी करके उसकी एप्लीकेशनों को किसी दूसरे को बेचना विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। उसके बाद आता है क्लाइंट सर्वर ओवर यूज। क्लाइंट सर्वर ओवर यूज का मतलब होता है कि एक ही सॉफ्टवेयर को, अपने खुद के सॉफ्टवेयर को, इसमें आप किसी से उधार नहीं ले रहे हो, एक बार आपने लाइसेंस ले लिया, लेकिन अब उस कॉपी को आप बार बार इंस्टॉल करवा रहे हो, किसी दूसरे को सेंड कर। इसी तरीके से आपका सॉफ्टवेयर प्राइवेसी में तीसरा है आपका हार्ड डिस्क लोडिंग। यानी कि आप अपनी हार्ड डिस्क के द्वारा इंस्टॉल करवा रहे हो, दूसरे अनऑथराइज्ड कॉपीज क्रिएट करवा रहे हो। यानी कि आप खुद ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो जो कि आपने विदाउट लाइसेंस, और उसको बार बार कॉपी करके आप अपने नियर बाई में डिस्ट्रीब्यूट करते जा रहे हो। उसके बाद आता है डुप्लीकेट एंड सेलिंग द कॉपीराइट प्रोग्राम। डुप्लीकेट मतलब एक ही सॉफ्टवेयर को आप उसे डाउनलोड करते हो, उसका जस्ट अब नेम और थोड़ा सा उसे चेंज करते हो, उसके बाद उसे आप अपलोड कर देते हो विदाउट एनी कॉपीराइट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये हमारे कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर पायरेसी है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए और इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। लास्ट जो इसमें हमारा था वो था ऑनलाइन प्राइवेसी। ऑनलाइन पायरेसी का मतलब है कि आपने जो सॉफ्टवेयर है किसी साइट पर से डाउनलोड किया है। जैसे आप कोई साइट पे कोई रिसर्च कर रहे हो किसी टॉपिक के बारे में, ब्लॉग पढ़ रहे हो, तो वहां पर नीचे पॉपअप आने लग जाते हैं, स्क्रीन पर कुछ मैसेज बार बार शो होते हैं। आप उस पर क्लिक करके आप वहां से सॉफ्टवेयर को अगर डाउनलोड करते हो तो वो आपका ऑनलाइन पायरेसी में काउंट किया जाता है। अभी तक जो हम सारी चीजें पढ़ रहे हैं वो एक इलीगल मेथड्स पढ़ रहे हैं, अपने अपने आप को कंप्यूटर में किसी भी सॉफ्टवेयर का या किसी भी डेटा का यूज करने का अभी तक हमने इलीगल सारी चीजें। उसके बाद क्या करना चाहिए, अगर आपको किसी चीज का लेना है या अपलोड करना है, उसके लिए आपको IPR, एक गवर्नमेंट की राइट्स आपको बनाया हुआ है, जो लॉ बनाया हुआ है जिसका नाम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसका मतलब इस राइट के अंदर क्या आता है गवर्नमेंट के द्वारा, कि आपको जो ऑनर होता है जिसने एक क्रिएशन बनाया होता है, इंटेलेक्चुअल क्रिएशन का मतलब ऐसा नहीं कि कोई हार्ड डिस्क बनाए जिसको आप टच कर सकते हो। देखिए, अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी ली है तो उसके पेपर या कागजात मेरे पास होंगे तो वो एक हार्ड कॉपी होगी। लेकिन इंटेलेक्चुअल क्रिएशन क्या होता है, जैसे किसी ने कोई चीज इन्वेंट करी है, जैसे म्यूजिक हो गया या कोई इन्वेंशन है या कोई मूवी है या कार्टून है, इस तरीके से जो कि हम टच नहीं कर सकते, यानी कि कोई सॉफ्टवेयर ऐसी चीजें या कोई ऐसा डेटा जो अपलोड किया गया है तो उसका आपको राइट्स दिलवाया जाता है। अब राइट अब क्या होता है, उसके भी अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, जैसे अगर म्यूजिक कंपोज किया किसी डायरेक्टर ने या किसी ने म्यूजिक वाले ने कंपोज किया, तो उस वो क्या अलाउ कर सकता है कि अपनी CD को किसी मार्केट में बेच सकता है कितने रुपए में। ठीक है, और इसके लिए उन्हें क्या लेना पड़ेगा, 3 तरीके के IPR लेने पड़ेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लेने पड़ेंगे। तो
पहला है आपका ट्रेडमार्क्स, दूसरा है सॉफ्टवेयर पेटेंट, तीसरा है कॉपीराइट। ठीक है, अगर मुझे अपना म्यूजिक कंपोज करके सेल करना है और मेरे को सेल करने हैं तो मेरे को 3 चीजें उसमें लगानी पड़ेंगी। तो सबसे पहला था हमारा ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है, जैसे कोई भी चीज आपने अपनी मार्केट में लॉन्च करी तो ट्रेडमार्क आपका एक तरीके से प्रोडक्ट को दर्शाने के लिए एक ऐसा साइन या सिंबल होता है। जैसे अगर मैं टी सीरीज वालों की बात करूं तो वो अपने किसी भी प्रोडक्ट को या अपने किसी भी चैनल को लॉन्च करते हैं तो उसमें एक रेड कलर के होलोग्राम में उसमें टी आपका मेंशन करते हैं, यानी कि वो उनका ट्रेडमार्क और उसका साइन है। ठीक है, तो उसमें क्या ट्रेडमार्क एक आइडेंटिफाई करता है उस ऑर्गेनाइजेशन को या उस प्रोडक्ट को या सर्विस को, क्या ये किस कंपनी का जो है वो प्रोडक्ट है। जैसे या ये जो आपका ट्रेडमार्क है ये वर्ड में भी हो सकता है, ये लोगो में भी हो सकता है। ठीक है, जो ट्रेडमार्क है आपका ये 10 साल के लिए वैलिडेट होता है, उसके बाद उसे दोबारा रिन्यू कराना पड़ता है। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट है आपका सॉफ्टवेयर पेटेंट। सॉफ्टवेयर पेटेंट में क्या होता है कि आपका ये लाइसेंस 20 साल के लिए होता है। सॉफ्टवेयर पेटेंट का मतलब होता है कि अगर मैंने कोई सॉन्ग नेट पर अपलोड किया तो उसकी जो जानकारी है वो डिस्क्लोज रखनी है, यानी कि मुझे ये नहीं बताना कि ये मेरे द्वारा डेवलप किया गया है और मुझे सिर्फ उसकी सॉन्ग्स की कॉपीज को बेचना है ऑनलाइन। तो हमको जो लाइसेंस लेना पड़ेगा वो है सॉफ्टवेयर पेटेंट का। ये जो सॉफ्टवेयर पेटेंट का जो लाइसेंस है वो आपका 20 साल के लिए होता है। उसके बाद आता है कॉपीराइट लाइसेंस। कॉपीराइट लाइसेंस एक जो लाइसेंस है वो आपका जिसने बनाया है, जो चीज डेवलप करी है वो उसी के द्वारा दी जाती है जो डिस्ट्रीब्यूटरों को। यानी कि अगर आपने किसी चीज का डेवलप किया और आप चाहते हो कि सर आप इसे सेल कीजिए, तो अब मेरे पास आपका प्रोडक्ट सेल करने के लिए एक कॉपीराइट होना चाहिए। इसमें म्यूजिकल, ड्रामा, आर्टिस्ट, आर्किटेक्चर वर्क कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसमें आप बुक भी सेल कर सकते हो, अपने ब्लॉग भी सेल कर सकते हो, किसी की प्रोडक्ट को आप बेच सकते हो। ठीक है, फोटोग्राफ आप बेच सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो। तो आपके पास एक लाइसेंस हो जाता है कि जिसके द्वारा आप किसी का प्रोडक्ट बेच सकते हो। तो इसकी जो वैलिडिटी होती है वो जो इसका ऑनर है किसी चीज का वही डिसाइड करता है। वो चाहे तो आपको 1 साल का एक राइट दे सकता है, वो चाहे तो आपको 20 ईयर का भी राइट दे सकता है। आई होप अभी आप तक आपके समझ में आया होगा कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर पेटेंट, कॉपीराइट, एक प्रोडक्ट को अगर आप ऑनलाइन किसी को सेल करना चाहते हो तो क्या क्या चीजों को आपको किस वर्क में लेना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है नेटवर्क सिक्योरिटी। अभी तक आपने वो चीजें पढ़ी कि क्या हम लोग इलीगल कर सकते हैं या क्या हमारे साथ इलीगली हो रहा है। अब जो आप देख रहे हो वो है नेटवर्क सिक्योरिटी, यानी कि इलीगल होते हुए काम को कैसे रोका जा सकता है। तो ऐसी नेटवर्क सिक्योरिटी जिसको हम प्रोटेक्ट करते हैं, फाइल कोड अलग अपने मिसयूज ना हो, हैकिंग ना हो, किसी अनऑथराइज सिस्टम के पास ना चला जाए, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारे डेटा का मिसयूज कर सकता है तो वो हमारे किसके अंडर आता है और इसको हम किसके थ्रू रोक सकते हैं, एंटीवायरस लगा के। तो हमारे कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जैसे फायरवॉल है आपका, ये हमारे प्रोटेक्ट करते हैं, एक बैरियर क्रिएट करते हैं, यानी कि एक हमारे बीच में और इंटरनेट के बीच में एक ऐसा मीडिएटर होता है जो ये अलाउ करता है कि अपने डेटा को कोई बाहर एक्सेस ना करने दे, एक सेफ गार्ड टाइप का प्रोटेक्ट कर देता है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी इसी तरीके से डिटेक्ट की जाती है और ये नेटवर्क सिक्योरिटी का ये भी काम होता है कि अगर आपका डेटा कोई सर्च भी कर रहा है, कोई उसके बारे में ढूंढ भी रहा है, तो नेटवर्क सिक्योरिटी आपका वो इन्फॉर्म कर देती है कि आपके जो डेटा को कोई ना कोई सस्पिशियस एक्टिविटी कर रहा है उस सिस्टम। तो आपको ये भी इंश्योर करता है कि कोई आपका जो पासवर्ड से सभी सारी जो फाइल है वो प्रोटेक्टेड है कि नहीं, और दूसरा आप किसी ईमेल को ऐसे ओपन तो नहीं कर रहे जो कि स्पैम हो। ठीक है, अब इसमें भी आपके फायरवॉल 2 प्रकार के हैं, सॉफ्टवेयर फायरवॉल और दूसरा है हार्डवेयर फायरवॉल। सॉफ्टवेयर फायरवॉल की अगर बात करूं तो इसको आप ऑनलाइन डाउनलोड करते हो और ये इंश्योर करता है कि आप इंटरनेट के थ्रू कोई भी मालवेयर्स या कोई भी वायरसेस आपके कंप्यूटर में एंटर तो नहीं कर रहे हैं और आपका कोई एथिक्स या कोई इंफॉर्मेशन जो आपकी कॉन्फिडेंशियल है उसको तो कोई नहीं सीन कर रहा है या टच कर रहा है। दूसरा आपका आता है हार्डवेयर फायरवॉल। हार्डवेयर फायरवॉल को अगर मैं समझाऊं तो ये आपके और इंटरनेट के राउटर के बीच में लगाया जाता है, यानी कि ये एक डिवाइस होता है जो कि आपके कंप्यूटर और राउटर के बीच में लगाया जाता है। ये एक्चुअली ये एक कंप्यूटर या 2 कंप्यूटर का यूज नहीं होता, ये बड़ी बड़ी कंपनीज और कॉर्पोरेट जो फील्ड्स होते हैं
उनमें यूज होता है, क्योंकि वहाँ पे काफी सारे कंप्यूटर वर्क हो रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमारा हार्डवेयर फायरवॉल यूज होता है। लेकिन एक हार्डवेयर फायरवॉल का एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक अगर मैं कहूँ तो मतलब एक खामी भी है। तो हार्डवेयर फाइल को एक तो कॉन्फ़िगर करने में काफी टाइम लगता है, दूसरा अपडेट करने में काफी दिक्कत होती है। मतलब एक एक्सपर्ट्स ही चाहिए इसको अपडेट और उसको सेट करने के लिए। सॉफ्टवेयर फायरवॉल को कोई भी इजीली इंस्टॉल कर सकता है अपने वेब फिल्टर से। उसके बाद नेटवर्क सिक्योरिटी के बाद अगला टॉपिक आप देखेंगे वो है डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी का मतलब है अपने डिजिटल डेटा को जो आपके सिस्टम में अवेलेबल है उसको अनऑथराइज यूजर से कैसे बचा सकते हैं। तो डिजिटल डेटा को आप अपने यूजर नेम से, पासवर्ड के थ्रू या एड्रेस के थ्रू आप रजिस्टर करके उसे वेबसाइट को बचा सकते हो। तो हमारे डेटा सिक्योरिटी को भी दो तरीके से बचाया जाता है, दो नहीं एक ही मानो उसको, लेकिन उसका एक अपोजिट वर्ड्स है ये, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। पैराग्राफ यहाँ पर 3 पैराग्राफ हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। एनक्रिप्शन का मतलब होता है कि अपने डिजिटल डेटा को एक ऐसे कोड में चेंज कर देना जिसको वही व्यक्ति पढ़ सकता है जिसको आप पढ़वाना चाहते हो। सिंपल लैंग्वेज में और मैं इसको डिफाइन करूँ तो आपने कुछ अपना ऐसा डेटा है या ऐसा कोई लेटर है, सपोज आपने किसी को सेंड करना चाहते हो, तो उसको क्या है आपने पासवर्ड के थ्रू प्रोटेक्ट कर दिया। अब आपने वो डिजाइन किया, आपने किया, उसमें लेटर में लिखा है ABCD, ठीक है, ABCD लिख दिया। अब आप क्या चाहते हो कि जिसको मैं ये सेंड करूँ ABCD, वो ये डायरेक्टली ना पढ़े, उसको वो डिकोड करके पढ़े। यानी A को तो आपने नेम दे दिया 5, ठीक है, B को आपने 6, तो ऐसे करके। तो अगर कोई सिंपल व्यक्ति होगा अगर उसे पढ़ेगा तो वो उसे क्या सिंपल पढ़ेगा, ABCD ही पढ़ेगा। लेकिन जिसको मुझे एक्चुअल में पढ़वाना है वो उसको डिकोड करेगा, उसको यूज करेगा, उसको कहते हैं डिक्रिप्शन, ठीक है। यानी कि कोडिंग करने को कहते हैं एन्क्रिप्शन और जिसको डिकोड करना है उसे तोड़ने को कहते हैं डिक्रिप्शन। ये एक्चुअली जो यूज किया जाता है हमारी आर्मी के द्वारा या हमारे बड़ी कंपनी के द्वारा, या अगर मैं कहूँ जो हमारे CBI वगैरह ये सब लोग होते हैं ना, उनके द्वारा ये यूज किया जाता है। यानी कि किसी को पासवर्ड से क्रिएट प्रोटेक्ट करना, या हमारे को कोई सेंटेंस आपको सेंड करना है, ठीक है, या मेरे को कोई वर्ड आपको समझाना है, या कोई आपको मैसेज देना चाहता है, तो वो आपसे स्ट्रेट अवे नहीं बोलेगा कि यहाँ पर आपका वेल्थ छुपी हुई है या ये चोर है या ये, वो आपको उसको अलग तरीके से डिकोड करके आपको समझना होगा। तो इसको कहते हैं डिक्रिप्शन। ये एक हमारा कोडिंग प्रोग्राम है जो कि इनेबल किया जाता है सॉफ्टवेयर्स की मदद से। और ये जो आप टेक्स्ट लिखते हो, यानी कि जो कोडिंग, जो अभी ये तो मैंने वर्ड समझा दी है कि एन्क्रिप्शन क्या होता है, डिक्रिप्शन होता है, लेकिन इसको वर्ड से जिसके आप लिखते हो उसे कहते हैं क्रिपर टेक्स्ट, ठीक है। जो आपने टेक्स्ट आप लिख रहे हो ना, जो ABCD 1 2 3, जिनको कहते हैं क्रिपर टेक्स्ट, ठीक है। तो आई होप आपके यहाँ वाला टॉपिक बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, एन्क्रिप्शन क्या होता है और डिक्रिप्शन क्या होता है। उसके बाद और नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेबसाइट सिक्योरिटी। वेबसाइट सिक्योरिटी का मतलब है कि जब भी आप किसी चीज को ब्राउज करो या ऑनलाइन किसी भी चीज को सर्च करो, तो आप ये मेक श्योर करो कि आप उस वेबसाइट का यूज कर रहे हो जिसमें HTTPS पीछे लगा हुआ हो। HTTP का मतलब होता है, उसकी फुल फॉर्म अगर मैं कहूँ तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो अगर वो उसके पीछे S लगा हुआ है तो इसका मतलब वो सिक्योर है, यानी कि आपकी जो डेटा है वो आपके और जो उस कंपनी के बीच में वो सेफ है, यानी कि बीच में और कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। जो उस कंपनी में जो लोग बैठे हुए हैं वो भी आपके जो पासवर्ड आप डालते हो ना, जैसे आपने कोई ATM नंबर डाला और फिर आपने पासवर्ड डाला, तो उस कंपनी के जो अंदर के बंदे हैं, हमें क्या मालूम कि वो भी आपके साथ धोखा नहीं देंगे, वो भी तो उस पासवर्ड को हैक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो उनके लिए भी उनको राइट्स नहीं होते, क्यों, वो भी एक तरीके से डिक्रिप्ट किया जा चुका होता है, क्योंकि उसकी भी एक कोडिंग कर दी जा चुकी होती है, और वो कोडिंग वही पढ़ सकता है जो बंदा उसको राइट्स होंगे उसको पढ़ने के लिए। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि आप जब भी आप किसी वेबसाइट के थ्रू ट्रांजेक्शन या कुछ भी ऐसी कॉन्फिडेंशियल फाइल शेयर कर रहे हो या कुछ भी सर्च कर रहे हो, तो आप उन्हीं वेबसाइटों पे करिए जिसका जो यूजर एड्रेस है वो HTTPS सेमीकोलन स्लैश स्लैश करके मेंशन किया हो। एस का मतलब यहाँ पे होता है सिक्योर, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर बात करूं, उसके बाद आता है आपका साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम सिंपल अगर मैं कहूँ, कुछ ऐसी एक्टिविटी जो आपके कुछ मतलब आप ही के बीच के जो कुछ लोग होते हैं जो कि कंप्यूटर की नॉलेज गेन करके
और आपके साथ ही उस चीज को विक्टिम बना के उसको धोखा दिया जाता है, यानी कि आपका डेटा को चुराना या आपको ब्लैकमेल करना, सॉफ्टवेयर बेचना, ये सारी चीजें जो हमने पीछे पढ़ी वो सारी चीजें साइबर क्राइम के अंदर ही आती है। जैसे हैकिंग, थेफ्ट या आइडेंटिटी किसी की चुराना है, या मिलिशियस सॉफ्टवेयर को आपके कंप्यूटर में एंटर कर देना। मिलिशियस सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जिसमें वायरसेस होते हैं, ये सारे एक तरीके से, ठीक है। इसके लिए भी लॉ बनाया जा चुका है। ठीक, चलिए पढ़ते हैं इसमें साइबर क्राइम कितने तरीके के हैं यहाँ पर, ठीक है, और कॉमनली कौन कौन से आपके कंप्यूटर में हैक किए जाते हैं। सबसे पहले है हमारा हैकिंग। हैकिंग का मतलब होता है कि आपके डेटा को चुराना आपके कंप्यूटर से और किसी ऐसे व्यक्ति को बेच देना जिसको उसकी जरूरत है, या आपको वो डेटा को आपको वो मिसयूज कर सके। अभी आपने देखा होगा कि आप किसी भी वेबसाइट को जब आप सर्च करते हो, जैसे आप सर्च कर रहे हो कि मेरे को यहाँ पे म्यूचुअल फंड का आपको लेना है, तो आप थोड़ी देर बाद आप देखेंगे 10-15-20 मिनट बाद आपके पास उस साइट से रिलेटेड फोन आने लग जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो लोकेशन है, रिमोट लोकेशन है, वो उस वेबसाइट के थ्रू उन सारे लोगों में शेयर कर दी गई है जिनको आपके डेटा की जरूरत है। वो समझ गए कि आप क्या सर्च करना चाहते हो, आप जो सर्च करना चाहते हो वो म्यूचुअल फंड के बारे में सर्च करना है, तो अभी आपके पास जो कॉल आएंगी वो उसी से रिलेटेड आएंगी। तो ये हैकिंग में आता है, ठीक है। दूसरा होता है थेफ्ट। थेफ्ट क्या होता है कि आपके, जो मैंने अभी कॉपीराइट जो समझाया उससे पहले, कि आपको डाउनलोड करना म्यूजिक और मूवीज, किसी का गेम, किसी का सॉफ्टवेयर, इसको डाउनलोड कर देना और अपनी साइट पर उसको बेचना, वो थेफ्ट हो गया, यानी चोरी करना। उसके बाद आता है साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग का मतलब होता है हैरेसमेंट करना ऑनलाइन, यानी कि सपोज आपने किसी का इंफॉर्मेशन चुरा ली जिस, और अब उसे ब्लैकमेल आप कर रहे हो कि आप मुझे या तो इस चीज का कैश दो या जो भी चीज वो मंगवाना चाहता है, नहीं तो मैं इस चीज को ऑनलाइन पब्लिश कर दूंगा। तो ये होता है साइबर स्टॉकिंग का। उसके बाद आता है आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब होता है कि आपके जो बैंक डिटेल्स हैं, यानी कि क्रेडिट कार्ड, सोशल सिक्योरिटी, डेबिट कार्ड नंबर या बैंक डिटेल आपकी चोरी कर लेना, ठीक है, और उसके थ्रू आपके अकाउंट से, आपकी बैंक सर्विस से ट्रांजैक्शन हैक करना या फिर कैश का लॉस होना, यानी कि फाइनेंशियल लॉस जहाँ पे हो जाए ऑनलाइन थ्रू, वो आपका आइडेंटिटी थेफ्ट में आता है। उसके बाद आता है मिलिशियस सॉफ्टवेयर। मिलिशियस सॉफ्टवेयर का मतलब है ऐसे सॉफ्टवेयर को आपके फोन में या आपके लैपटॉप में इंस्टॉल कराया जाना जिसके थ्रू आपके इंटरनल हार्डवेयर को डैमेज पहुंचाया जाना, यानी कि आपके इंटरनेट आपने चलाया या आपको मेल मैंने सेंड करी, उस मेल के थ्रू मैंने एक आपको वायरस उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दिया, जब आपने उसे इंस्टॉल किया तो आपके हार्डवेयर में वो इंस्टॉल हुआ, उसके बाद आपका सिस्टम हैंग होना या फिर स्लो मूव होना मतलब स्टार्ट हो गया, मतलब कुछ ऐसी हरकतें आपके सिस्टम के साथ स्टार्ट हो गई। मतलब इसमें आपका डेटा चोरी नहीं हो रहा, ना आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, लेकिन आपके सिस्टम को खराब किया जा रहा है। अब लोगों की मेंटेलिटी क्यों है खराब करने की? देखिए, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो इसका खराब होने का सिंपल सा अर्थ यही है कि मैं आपके सिस्टम को जब तक खराब नहीं करूंगा तब तक आप नया सिस्टम लेने कैसे जाओगे। सिंपल हो गया ये। उसके बाद चाइल्ड अब्यूज एक ऐसा क्राइम है जिसके थ्रू हम लोग, मतलब इसमें क्या होता है कि जो साइट्स होती हैं वो पोर्नोग्राफी वीडियोस आपको सेंड की जाती हैं, कुछ ऐसी गलत वीडियो जिसके थ्रू जो चाइल्ड है वो अब्यूज हो, तो इस तरीके की जो एक्टिविटी है वो आपकी चाइल्ड अब्यूज में आती है। उसके बाद अब ये सारी चीजें जो अभी तक आपने पढ़ी वो क्या आपका लॉस हो सकता है या क्या क्राइम हो रहा है वो कंप्यूटर से रिलेटेड, लेकिन अब जहाँ क्राइम है तो वहां पर लॉ भी क्रिएट किए जाते हैं। तो उसी तरीके से उस साइबर सिक्योरिटी को टेक्नोलॉजी के थ्रू जो सिक्योर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए नेटवर्क को किससे, साइबर अटैक से, तो यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा भी और वर्ल्ड वाइड भी काफी यहाँ पर जो पॉलिसीज बनाई गई हैं लॉ के अंदर। एक हमारी है नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013। इसका एम जो पर्पस है टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर्स फ्रॉम साइबर सिक्योर अटैक्स, जो कि ये इंश्योर करती हैं कि अगर आपके पर्सनल कोई भी इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल बैंकिंग इंफॉर्मेशन अगर लॉस हुई है तो आप डायरेक्टली पुलिस स्टेशन जाकर इसका आप करा सकते हो, एफआईआर करा सकते हो, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो हमारी यहाँ पर टीम है वो है CERT, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। ये इस इंश्योर एजेंसी जो है वो मॉनिटर करती है। एक जो मैंने पहले पॉलिसी बताई है वो क्या इंश्योर कर रही है आपकी, कि आपका अगर क्राइम हो गया तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हो इस वाले संविधान के अकॉर्डिंग। दूसरा जो है वो अभी इंश्योर करती है कि ये क्राइम ना हो बड़े स्तर पर, ये आपके साइबर सिक्योरिटी।
लास्ट एक इमेज के थ्रू या एक शॉर्ट फॉर्म के थ्रू आपको समझाया गया है कुछ ऐसे रूल्स व्हाइल यूजिंग द इंटरनेट, यानी कि स्मार्ट प्लस। उसमें एस का मतलब है कीप सेफ, एम का मतलब है डू नॉट मीट अप, किसी से बहुत जल्दी फ्रेंडली मत होइए। ए का मतलब है डू नॉट एक्सेप्ट, हर चीज हर मैसेज को बार बार, और स्पैम मैसेजेस भी हो सकते हैं, उनको बार बार एक्सेप्ट मत करो, हर चीज एक्सेप्ट कर रहे हो। चेक फॉर अ रिलायबिलिटी, आप ये चीज देखिए कि आप जो चीज परचेज कर रहे हो क्या वो आपके लिए इंफॉर्मेशन आपको जरूरत है भी कि नहीं है, कि जस्ट आप इसलिए ले रहे हो कि किसी ने मुझसे कहा और मैंने ले लिया। दूसरा है टेल, अगर आपके साथ कोई दिक्कत हो जाती है तो उसको आप तुरंत किसी सीनियर को, अपने फैमिली में या किसी को भी उसे बताओ। तो स्मार्ट का मतलब आपको फुल फॉर्म हो गया। उसके बाद है प्लस, पी का मतलब है बी पोलाइट एट व्हेन यू आर टॉकिंग विद समवन, ठीक है, पर्सनल कमेंट्स वगैरह ना करो। एल का मतलब है लिंक, यानी कि किसी के साथ भी इतनी आसानी से मत जुड़ जाओ, ठीक है। यू का मतलब है रिस्पॉन्सिबल बनो, यानी कि अगर आपने उस चीज का यूज किया है तो आप ही उसका जवाब देने के योग्य हो कि आपने उसको क्यों डाउनलोड किया, क्या था। एस का मतलब है शेयर सिलेक्टिवली, यानी कि अपने वेबसाइट पर बहुत ही सोच समझ के पब्लिश करो कि आप उस अपनी वॉल पर, आप अपनी टाइमलाइन पर क्या लिख रहे हो जिससे दूसरों को किसी को हर्ट ना पहुंचे। तो इंटरनेट को यूज करने के कुछ स्मार्ट सेफ्टी रूल्स थे स्मार्ट प्लस। तो यहाँ पर हमारा साइबर सिक्योरिटी का ये चैप्टर जो है वो क्लियर हुआ है। यहाँ पर ऑल दी टॉपिक्स जो है वो क्लियर हुए। टॉपिक जो इसके अंदर जो मेनली कवर थे वो प्लेगरिज्म, सॉफ्टवेयर प्लेगरिज्म मैंने बता दिया, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन को कॉपीराइट के थ्रू क्लेम नहीं कर सकते, क्लेम करना वो प्लेगरिज्म के अंदर आ गया। सॉफ्टवेयर पायरेसी, यानी कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर को बेचना इलीगल तरीके से। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, क्या रूल्स हैं उसका। नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होता है, डेटा सिक्योरिटी क्या होता है, अपने जो फाइल है उनको कैसे बचा सकते हैं, वेबसाइट सिक्योरिटी क्या होता है, साइबर क्राइम किस किस तरीके के होते हैं, साइबर सिक्योरिटी हम बचा कैसे सकते हैं, और लास्ट में हमने पढ़ा इंटरनेट सेफ्टी रूल्स क्या होते हैं। तो ये चैप्टर आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा, आई होप सो। थैंक यू क्लास।